क्या 10 साल बाद बीआरएस की सत्ता तेलंगाना से जाने वाली है? एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ है कांग्रेस के ऑब्जर्वर तेलंगाना के लिए नसीम खान। सर आप बताइए, आप वहां पर थे अब बतौर ऑब्जर्वर, क्या चीजें हैं जो इस बार कांग्रेस के पक्ष में जा रही है? देखिए, लोग केसीआर के कुशासन से ऊब चुके थे और जिस तरह से 10 साल में तेलंगाना का विकास के नाम पर विनाश करने का काम केसीआर सरकार ने किया, लोग पूरी तरह से उबे हुए थे और उनको विश्वास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे था। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं, जो 1 महीना पहले से ही हम लोगों ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनेगी। अब चुनाव हुआ, जो जिस तरह से पोल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं एग्जिट पोल्स के, परसों और साफ हो जाएगा। लेकिन हमारा मानना है कि 70-75 से ज़्यादा सीट तेलंगाना में हम लोग जीतेंगे और हमारी भारी बहुमत की सरकार तेलंगाना में कांग्रेस की बनेगी। सवाल यह कि वो क्या फैक्टर्स थे जो इस बार कांग्रेस पार्टी के हक में गए? आप जमीन पर काम कर रहे थे, क्या आपने देखा? फैक्टर्स बताइए। देखिए, वहाँ के सबसे बड़े मुद्दे थे विकास का मुद्दा। विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया है एक तरह से। 10 साल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा है। वहां पर लोगों को लोग बेहाल रहे। किसानों को की दिक्कत रही है। नौजवान वहां पे पढ़े लिखे डिग्री लेके घूमते हैं, उनके पास नौकरियां नहीं थी। डिग्री याफ्ता जो हायर प्रोफेशनल कोर्सेस किए हुए नौजवान थे, उनको रोज़मर्रा की दिहाड़ी नौकरी करनी पड़ रही थी। ये हालात तेलंगाना में पिछले 10 साल में बनी हुई है। आज तेलंगाना की जनता, सभी जात और धर्म और समाज के लोगों ने एक साथ होकर केसीआर की सरकार को उखाड़ने का फैसला किया और कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने ही तेलंगाना गठित किया था। सोनिया जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने ही लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए फैसला किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने फैसला किया था, तेलंगाना राज्य गठित किया था ताकि छोटा राज्य बने और उस राज्य को विकसित किया जा सके, राज्य में का विकास किया जा सके, नौजवान युवाओं का, किसानों का, महिलाओं का डेवलपमेंट किया जा सके। तो कुल मिलाकर केसीआर ने उसका दुरुपयोग किया है 10 साल के अंदर। विकास की बात तो जाने दीजिए, पूरा का पूरा तेलंगाना बर्बाद करने का काम किया गया। भ्रष्टाचार एकदम वहां पर, जैसे मैंने कहा, चरम सीमा पे रही है। तो कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने जो वादा किया, जो गारंटी स्कीम्स वहां पर लोगों के सामने लॉन्च की गई और एक विश्वास दिलाया गया कि हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम ये चीजें करेंगे, लोगों ने उस पर विश्वास किया और मोहर लगाने का काम किया। इसलिए कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो आप कह रहे हैं कि जो आप लोगों की तरफ से वादे किए गए वो एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा एक फैक्टर बताइए जरा, कि राहुल गांधी बहुत अग्रेसिवली कैंपेन कर रहे थे, प्रियंका गांधी अग्रेसिवली कैंपेन कर रहे थे, वो मतदान के ठीक कुछ दिन पहले सोनिया गांधी का वीडियो आता है। क्या आप लोग की ये सब रणनीति का हिस्सा था? सेकंड, क्या अब वोट जनरेट जो है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी को लेकर लगातार आप दावा कर रहे थे, कर्नाटक में हमने देखा, क्या वो तेलंगाना में रिफ्लेक्ट हो रहा था? जमीन पे क्या दिख रहा था वो बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत मजबूती के साथ बढ़ा है, क्योंकि जिस तरह से इस देश में चाहे नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, अल्पसंख्यक हो, दिहाड़ी मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, टैक्सी वाला हो, ट्रक ड्राइवर हो, हर लोगों की समस्याओं को जिस तरह से राहुल जी ने एड्रेस किया है, जिस तरह से नफरत की दीवार को तोड़ने के लिए भारत जोड़ो अभियान चलाकर, भारत जोड़ो यात्रा 4,500 किलोमीटर से ज़्यादा चलाकर देश के लोगों का विश्वास अर्जित किया है। देश के लोगों को अब अगर इस देश में राजनीतिक दल के किसी नेता पर विश्वास है तो सिर्फ राहुल गांधी पे है। ये पिछले जो चुनाव जितने भी हुए हैं, चाहे कर्नाटका के चुनाव हो, चाहे अब 5 राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं, ये सारे चुनाव हो, ये सिद्ध कर देंगे आपको। एक चीज़ एक बताइए, तेलंगाना में एक बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम मतदाताओं का, जो अब तक हमने देखा ट्रेंड वो बीआरएस और ओवैसी के साथ होता था। इस बार आप लोगों ने किस तरह से इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की इस चुनाव में? देखिए, साफ तौर पर हमने उनसे कहा, उनके संगठनों से हमने बात की, उनके प्रमुख नेताओं से बात की, सामाजिक संगठनों से बात की और हमने कहा कि आप कांग्रेस का साथ दीजिए, क्योंकि सवाल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनाने का नहीं है। ये लड़ाई 2024 की है, ये देश को बचाने की लड़ाई है।
जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वो देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें कांग्रेस का को साथ सारे समाज के लोगों ने मिलकर देना चाहिए। और लोगों में वो अपील गई और लोगों ने एक साथ एकमुश्त होकर, यूनाइट होकर, वहाँ के हिंदू मुस्लिम अलग अलग, चाहे खम्मा हो, चाहे यादव हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, क्रिश्चियन समाज के लोग हों, रेड्डीज हों, सभी समाज के लोगों ने मिलकर कांग्रेस के उम्मीदवारों को अच्छा प्रतिसाद दिया और कांग्रेस की लीडरशिप पर विश्वास व्यक्त किया है। आप कांग्रेस की लीडरशिप का जिक्र करें, लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद बीआरएस का कहना है कि एग्जिट पोल बकवास है, असली तस्वीर जो है 3 तारीख को साफ होगी, जनता उनके साथ है। देखिए, बीआरएस के लोग आज कुछ भी कहें, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे एक बहुत पुरानी कहावत है। केसीआर का समय अब खत्म हो गया। केसीआर ने क्या किया 10 साल में तेलंगाना में, आप बताइए। वो एक व्हाइट हाउस बनाकर व्हाइट हाउस के अंदर बैठकर सरकार चलाते थे। वो तो सचिवालय भी कभी नहीं गए। उनकी बेटी सरकार चला रही थी, उनका बेटा सरकार चला रहा था, उनका दामाद सरकार चला रहा था। भ्रष्टाचार 10 साल में चरम सीमा पे थी। लोग त्राही त्राही कर रहे थे, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ते जा रही थी। तो आखिर कहीं ना कहीं खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जनता अगर आप पर विश्वास कर कर आपको सर पे बैठाती है तो समय आने पर जनता जमीन पर भी पटकती है। ये तेलंगाना की जनता ने इस चुनाव में दिखाया। केसीआर और केसीआर के लोग जो भी कह रहे हैं, आप देखिएगा 3 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी होगा। ओवैसी बड़ा फैक्टर था उनका, वो भी केसीआर के लिए प्रचार करते, वो अपना गढ़ भी संभाल रहे थे। क्या आप लोग उनके गढ़ में सेंधमारी करने में कामयाब हुए? वहां से क्या जमीनी रिपोर्ट आपको मिला? बिल्कुल, आप देखेंगे कि पुराना हैदराबाद में भी लोगों का समर्थन कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी काफी संख्या में मिला है, क्योंकि ओवैसी ने भी वही किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो इतने सालों में जो जज्बाती राजनीति की है, जिस तरह से लोगों को भावनाओं में बहाकर राजनीति करके अपनी राजनीतिक अपना स्वार्थ पूरा किया है, वही किया। आज आप ओल्ड हैदराबाद में चले जाएं तो एक गाड़ी भी नहीं जा सकती है, वहां पे मेट्रो नहीं जा सकती है। नए हैदराबाद में मेट्रो घूम रही है, लेकिन पुराने हैदराबाद में मेट्रो नहीं जा सकती है, क्योंकि विकास करना ही नहीं है। इनको सिर्फ राजनीति करना है अपने स्वार्थ की। आज वहां पर मुसलमानों की जो सबसे बड़ी अराजी थी, सबसे बड़ी जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जमीन, क्योंकि निजाम स्टेट है, आप जानते हैं, वहां पे वक्फ की जमीन बहुत है। 55,000 एकड़ से ज्यादा जमीन इंक्रोचमेंट हो गई है। 10 साल से केसीआर की सरकार है, उसमें ये सहभागी हैं। आखिर एक बार भी सवाल क्यों नहीं उठाया? जिन लोगों ने कब्जा किया है, वक्फ की जमीनों को इंक्रोच किया है, उसके ऊपर सवालिया निशान इन्होंने क्यों नहीं उठाया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? वहां के रिजर्वेशन खत्म कर दिए गए जो कांग्रेस की सरकार ने दिया, ये केसीआर की सरकार के साथ रहे, आखिर इन्होंने वो रिजर्वेशन बहाल क्यों नहीं करवाया? आज लोग सवाल पूछने लगे हैं। आखिर कितने दिन भावनाओं में बह के जज्बाती बातों को सुनकर लोग वोट देते रहेंगे आपको? तो इस बार हैदराबाद के लोग, एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं हम अलग हैं, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है, दूसरी तरफ आप केसीआर जिनका बीजेपी के साथ अंदरूनी गठबंधन है, उनके उम्मीदवारों का पूरे तेलंगाना में आप घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, दोगलापन ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। पर्दे के पीछे कुछ, सामने कुछ, इस तरह की राजनीति अब नहीं चलेगी इस देश में। चाहे हर समाज के लोग अब सारी चीजें समझते हैं, खास करके युवा समझदार है, वो देख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। आप एक तरफ कांग्रेस को गाली देते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने का काम करते हैं। बिहार में आपने किया, यूपी में किया, वेस्ट बंगाल में किया, महाराष्ट्र में किया, राजस्थान तक आप जाके चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो इनका तरीका है लोग समझ चुके हैं और इसीलिए अब लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। इस मुद्दे पर मेरा आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने भी जमकर वहां पर कैंपेन किया था, प्रधानमंत्री खुद मैदान में उतरे थे, रोड शो हो रहा था, उसका फैक्टर कितना होगा? भली जो एग्जिट पोल्स है उसमें भले दिखाई ना दे रहा है, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि उनके पक्ष में अच्छे नतीजे आएंगे, एक बड़ा चेंज, वोट शिफ्ट जो है दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी की झूठ और नफरत की दुकान अब बंद हो चुकी है, कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान अब खुल चुकी है। ये लोगों को अब समझ लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। कर्नाटका में दिखा दिया, जय हनुमान का नारा लगाकर वोट मांगने वाले देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब कर्नाटका की जनता ने दिया। वही जवाब तेलंगाना की जनता अब देने जा रही है। 3 तारीख को आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। सिंगल डिजिट में भी आएंगे या नहीं, उस पर भी सवालिया निशान है। चलिए, इसके अलावा 2 अन्य मुद्दे हैं। एक तो महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इस तरह की मांग उठ रही है।
आप सरकार में थे, आपने अपने सरकार के दौरान सबसे पहले इसकी पहल की थी। अभी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिल सकता है, आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर भारतीय झूठ पार्टी रख देना चाहिए। आखिर कहां पर किस संविधान में है कि किसी को धर्म के नाम पर आरक्षण दिया जा सके? या महाराष्ट्र में 2014 में कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने, मैं उस समय उस विभाग का मंत्री था, जो आरक्षण दिया गया है उसमें साफ लिखा गया है कि ये धर्म के नाम पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया जा रहा है, और जिसको हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का झूठा प्रचार, जिस तरह से हमेशा कांग्रेस को ये तुष्टीकरण की राजनीति का एक नाम देकर बदनाम करते रहे हैं, इसी तरह से महाराष्ट्र में मुस्लिम रिजर्वेशन को धर्म के नाम पर नहीं दिया जा सकता, इस तरह की बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया था, कानून के दायरे पे दिया गया था, और वो मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से हमको उम्मीद नहीं है, लेकिन 2024 में कांग्रेस लीड गवर्नमेंट हमारी आएगी और मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा बिहार बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार में कहा है कि बिहार में जो मदरसे उन्हें बंद होने चाहिए, उन मदरसों की जांच होनी चाहिए। गिरिराज किशोर सिंह को इसके अलावा कुछ आता है? आपने इतने सालों में उनका कभी एक बयान सुना कि देश के बेरोजगारों के लिए रोजगार होने चाहिए, किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है, उनको उनकी फसल का दाम मिलना चाहिए, देश में विकास होना चाहिए, इस तरह की बातें आपने कभी सुनी? कभी नहीं सुनी होगी। वो हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, मदरसा और मस्जिद और मंदिर, इसके अलावा कुछ बोलते हैं क्या? उनको खबरों में रहने का शौक है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। देश का संविधान है, हर धर्म हर मजहब का मानने वाला आदमी अपने धर्म के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है, रह सकता है, इबादत कर सकता है। तो किशोर सिंह जी की वजह से कहने से इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। आखिरी सवाल मेरा, आपके पुराने साथी प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया है कि 2004 में प्रमोद महाजन की वजह से बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन नहीं हो पाया, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये प्रफुल्ल पटेल जी किस आधार पर कह रहे हैं, ये तो वही उसका जवाब देंगे, और इसका जवाब पवार साहब की राष्ट्रवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी में है, इस तरह की कोई घटना उस समय नहीं घटी थी, क्योंकि हम लोग भी उस समय साथ में थे, तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटी थी। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।